हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो एशियंट इंडियन एंड ग्रीक philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है, हमारे आसपास की जो भी सराउंडिंग्स में जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं बेसिकली, सो दे आर कॉल्ड मैटर। Or the idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC। एक इंडियन फिलोसोफर था महर्षि कनद, जिन्होंने पोस्टुलेट किया दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को भी आगे सब डिवाइड करें पार्ट्स में, जिसको हम पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, वी शुड गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी जब हम अक्रॉस करेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को, जो बियॉन्ड होगा फर्दर डिवीजन के बाद, एंड विल नॉट बी पॉसिबल, फर्दर डिवीजन उसकी नहीं हो सकती, मतलब इतना छोटा पार्टिकल हम देखेंगे। ही नेम दीज पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने उस पार्टिकल का नाम क्या रखा? परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर आया पकादू Katyayam, elaborated this doctrine and said these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। तो उन्होंने क्या किया, उसको और मॉडिफाई किया उस स्टेटमेंट को कि जो भी पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर को एग्जिस्ट करते हैं हमें देते हैं। अनदर जो पैराग्राफ है उसमें क्या है, अराउंड द सेम एरा एशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने सजेस्ट किया दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, एक स्टेज आएगी व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स, मीनिंग इनडिविजिबल मीन्स जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उनको उन्होंने क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस के ऊपर वो बेस था और नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क के ऊपर। So to validate these ideas could be done till the 18th century। लेकिन by the end of the 18th century में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया इस डिफरेंस को जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में नेचुरली अकर हो रहा था, और नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन। तो उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, और जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो कैसे क्या चीज फॉर्म करते हैं। एंटन एल लेवोइसर ने फाउंडेशन दी थी केमिकल साइंसेस की बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्होंने दो लॉज दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो लॉज क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो हम पढ़ेंगे। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust। So first हमारा law है that is law of conservation of mass। ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत important laws हैं। first law है आपका ये, is there a change in mass when a chemical change reaction takes place। तो क्या ऐसा कोई चेंज होता है मास के अंदर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है? एक्टिविटी है, आपको कुछ सेट लेने हैं एक्स एंड वाई केमिकल्स। एक्स में आपको ये सारे केमिकल्स लेने हैं, वाई में आपको ये सारे केमिकल्स लेने हैं। उनको सडनली प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर्ड सेपरेट प्रिपेयर करना है 5% सॉल्यूशन से एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई ईच इन 10 ml इन वाटर। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाई, एक कॉनिकल फ्लास्क में आपने सोल्यूशन लिया वाई का और सम सोल्यूशन लिया एक्स का इग्निशन ट्यूब के अंदर। उस इग्निशन ट्यूब को आपने हैंग कर दिया फ्लास्क के अंदर एंड सी दैट द सॉल्यूशंस डू नॉट गेट मिक्स्ड। पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क। बाद में क्या होगा, जो चीजें हैं वो आपको साथ साथ पता करनी होगी कि वे द फ्लास्क विद इट कंटेंट्स केयरफुली, उसको वे करना है, टिल्ट कर देना है और स्वॉल्व कर देना है सो दैट जो सॉल्यूशंस हैं वो मिक्स हो जाए। उसको फिर से वेट करना है उसका व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क। तो आपने सोचा कि जो रिएक्शन हुई है वो हुई है या नहीं हुई है, और अगर वो हुई है तो उसका जो मास है वो चेंज हुआ है या नहीं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही बताते हैं कि जो मास है वो या तो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा जो लॉ है दैट इज योर सेकेंड लॉ,
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो लेवियोसर ने क्या कहा, अलोंग विद अदर साइंटिस्ट उन्होंने नोट किया कि जो मेनी कंपाउंड्स जब हम उनको कंपोज करते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में, तो each such compound had the same elements in the same proportion। तो उनमें से कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उनके पास सेम टाइप का एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है और वो भी सेम प्रोपोर्शन के अंदर, irrespective of where the compound came from and who prepared it। तो ये जानना जरूरी नहीं है कि वो जो कंपाउंड आया है बनके वो कहाँ से आया है और किसने उसको बनाया है। इन अ कंपाउंड जैसे कि वाटर है तो उसके अंदर रेशो जो होती है वो फिक्स रहती है। रेशो क्या होती है, मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, वो हमेशा 1:8 रहेगी, वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर इज। 10 अगर 9 ग्राम होगा वाटर का डिकम्पोज करेंगे हम तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा, तभी उसकी जो रेशो है वो सही होगी और डेफिनाइट रहेगी। सिमिलरली अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं रेशो में 14 रेशो बाय बांस प्रेजेंट होंगे 14:3 के प्रोपोर्शंस में, लेकिन उनका जो मेथड है, सोर्स है, वो वेरी करता है कि उसको कैसे बनाया जा रहा है। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। मीन्स की जो रेशो है, प्रोपोर्शन है, वो हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो ये जो लॉ था वो दिया था प्राउस ने कि इन अ केमिकल सब्सटेंस जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा डेफिनाइट प्रोपोर्शंस बाय मास में ही कंबाइन होंगे। So the next problem faced by scientists कि to give appropriate explanation of these laws, तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने प्रोवाइड की बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। डाल्टन ने पिक किया एक आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का, which was still then just a philosophy। He took the name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particles of matter are atom। तो उन्होंने बताया कि जो एटम्स होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जो बेस्ड थी लॉ ऑफ किस पे, कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस के ऊपर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो भी मैटर होते हैं, क्या वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, ऑन मिक्सचर्स पे क्या हो जाएगा, वो कंपोज होते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से जिसको हम एटम्स का नाम दे रहे हैं। तो उसकी पोस्टुलेट्स हैं उस थ्योरी के कि ऑल मैटर जो होगा, जो भी मैटर होगा वो डेफिनाइट होगा और वो सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलके बनेगा, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स किसी भी गिवन एलिमेंट के आइडेंटिकल होंगे मास के अंदर और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो वो डिफरेंट मासेस शो करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट शो करेंगे। अगर एटम्स एक रेशो के अंदर कंबाइन है तो स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइंड रहेंगे, रेशो उनकी फिक्स रहेगी ताकि वो एक कंपाउंड को फॉर्म कर सके। द रिलेटिव नंबर और जो काइंड्स होंगे एटम्स के वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर। सो यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल द एटम्स आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स, की जो एटम्स होते हैं उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूट करके एक एटम बनता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जैसे जैसे आपके चैप्टर आगे फर्दर होते रहेंगे। व्हाट इज एन एटम? अब बेसिक क्वेश्चन हमारा यही अराइज होता है, व्हाट इज एन एटम? तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ mass in building walls? From these walls a room and then a collection of rooms to form a building। तो क्या आपने कभी एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखा है, बिल्डिंग की वॉल्स को देखा है? तो जो भी वॉल्स होती हैं वो वॉल्स एक एक करके वॉल बनती है, तभी उन सभी वॉल्स को कंबाइन करके एक बिल्डिंग फॉर्म होती है। सो ऐसे रूम्स को अगर हम डिफाइन करें, जो रूम्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सो व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंट हिल? ये एक स्मॉल ग्रेन होता है सैंड का जिससे हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सिमिलरली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के वो क्या है, एटम्स का हमने एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाया है कि अगर रूम्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बिल्डिंग के,
तो जो एटम्स होते हैं वो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, मैटर के। सो हाउ बिग आर एटम्स, अब क्वेश्चन आता है कि उनका साइज कैसा है, कितने बड़े होते हैं। एटम्स क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर barely as thick as the sheet of paper। तो वो बहुत पतले होते हैं और मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स को अगर हम मिला देंगे तो वो एक लेयर बेयरली करेंगे एज थिक एज शीट, दिस शीट ऑफ पेपर। तो वो एक शीट ऑफ पेपर से भी नहीं, उससे पतले होते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या है, मेजर्ड होता है नैनोमीटर्स के अंदर। 1/10⁹ मीटर को हम 1 नैनोमीटर से बोलते हैं। 1 मीटर के अंदर 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं। अब रिलेटिव साइजेस यहाँ पे गिवन है अलग अलग रेडियाई के, तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। जैसे 10⁻⁻10 होगा तो वो एटम ऑफ हाइड्रोजन को है, हम बोलेंगे। अगर 10⁹ उसका रेडियाई होगा तो हम उसको मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बोलेंगे। तो ये सारे हमारे पास इसकी टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। वी माइट थिंक कि जो इफ एटम्स को अगर हम इनसिग्निफिकेंट कर दे साइज के अंदर तो वाई शुड वी केयर अबाउट देम, क्यों, क्योंकि दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो हमारी पूरी दुनिया है, एंटायर वर्ल्ड है, वो एटम से मिलके बनती है। So we may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do। तो वो में हम उसको देख नहीं सकते लेकिन वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्ट कर रहे हैं जो भी हम चीजें कर रहे होते हैं। सो थ्रू मॉडर्न टेक्निक से हम उनको देख सकते हैं, मैग्नीफाइड इमेजेस उनकी बना सकते हैं, ठीक है, जिससे हम उसमें एटम्स को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर डाल्टन जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सिंबल्स का यूज किया था फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस के अंदर, जब भी उसने सिंबल को यूज किया था किसी एलिमेंट के लिए तो ही ऑल्सो मेंट दैट अ डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज 1 आइटम ऑफ दैट एलिमेंट उसने यूज किया था। तो बर्जेलियस ने सजेस्ट किया कि जो सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के उनको 1 या 2 लेटर्स के अंदर ही हम लिखेंगे। बी मेड फॉर फ्रॉम 1 और 2 लेटर से ही हम उसको डिराइव करेंगे। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, ये सारे क्या है, इसके सिंबल्स हैं। जैसे इसमें एक एक लेटर ही लिखा हुआ है जिससे आप उसको समझ सकते हो ये किसका सिंबल है, ठीक है। इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। शुरू में क्या हुआ, पहले जब एलिमेंट्स को हमने देखा, एक्सपेरिमेंट किया, जब उसको डिफाइन किया कि जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके जो नेम रखने थे वो उनके वहां से रखे गए जहां से उनको पहले देखा गया था, वहां जहां पे उनको पहले पाया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नेम है कॉपर। जो कॉपर है वो कहाँ से लिया गया है, सिप्रस से लिया गया है। तो कुछ नेम्स ऐसे थे जो स्पेसिफिक कलर से लिए गए, जैसे गोल्ड टेकन हुआ फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, जिसका मतलब ही येलो होता है क्योंकि वो दिखता भी येलो है और उसका कलर भी येलो है। सो नाउ डेज IUPAC नेमिंग चल पड़ी है, जिसका क्या मतलब है, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करता है नेम्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स और यूनिट्स को। जो मेनी ऑफ द सिंबल्स होते हैं वो फर्स्ट वन या तो 2 लेटर्स का या फर्स्ट लेटर होता है, जो भी एलिमेंट का नेम होता है इंग्लिश के अंदर। जो तो फर्स्ट लेटर होता है सिंबल का वो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर लिखा रहता है और सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर लिखा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, तो उसका फर्स्ट लेटर हमने ले लिया H। अल्यूमिनियम है तो अल्यूमिनियम को हम A बड़ा लिखेंगे और L स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ना कि हम A बड़ा और L भी बड़ा। नो, दिस इज नॉट अ राइट वे, दिस इज द राइट वे टू राइट दिस। कोबाल्ट हम कैसे लिखेंगे, CO, और O हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा। सिंबल्स जो कुछ एलिमेंट्स के होते हैं वो फॉर्म करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम और अ लेटर अपियरिंग लेटर इन द नेम। जैसे कि एग्जांपल्स होते हैं क्लोरीन, क्लोरीन में इन्होंने फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया है, ठीक है, H को छोड़ दिया है और Cl लिया है। जिंक में क्या है, Z और N लिया है,
सेम जैसे क्लोरीन में लिया है। तो कुछ अदर सिंबल्स होते हैं जिसको उन्होंने नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक के उस नेम से लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे सिंबल है हमारे पास आयरन का Fe, जो कि लैटिन नेम से लिया गया है फेरम, और सोडियम क्या है Na, फ्रॉम नेट्रियम से लिया गया है। पोटाशियम के है फ्रॉम केलियम। देयरफॉर ये सारे एलिमेंट्स के नेम और यूनिक केमिकल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, सिंबल्स दिया है कुछ सम एलिमेंट्स का। ये आपको सिंबल्स की टेबल जो है आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी, तभी आपको आगे जाके ये टिप्स पे याद हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। एल्यूमिनियम का Al है, आर्गन का Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन का Cl होगा, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H। ये सारी आपको याद करने होंगे। ठीक है, सो हमने इस पैसेज ऑफ टाइम और रिपीटेड यूसेज को हमने देखा और सीखा। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, तो जी अबव टेबल है, ये आपको रेफर करने के लिए है कि आप स्टडी किस एलिमेंट्स की कर रहे हो। डू नॉट बॉदर टू मेमोराइज ऑल इन वन गो, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड रिपीटेड यूसेज आप इनको ऑटोमेटिकली लर्न कर लोगे। नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक है दैट इज एटॉमिक मास। तो मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। उनके हिसाब से एक एलिमेंट के पास कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। सो थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने प्रॉम्प्ट किया टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था उनके लिए, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास उन्होंने डिटरमाइन किया कैसे, यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। सो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो फॉर्म होता है कार्बन और ऑक्सीजन से। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन हम 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस 4 बाय रेशो 3 रेशो में हमने उसको बना दिया, कंबाइन कर दिया। सपोज कि जो एटॉमिक मास यूनिट होती है, अर्लियर उसको एब्रीविएट किया गया था AMU से, एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशंस ने उन्होंने यूनिफाइड मास में उसको कन्वर्ट कर दिया, जो एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, देन बी वुड whole numbers or as to near the whole numbers as possible. तो while searching for various atomic mass units, scientists ने initially 1/16 को लिया mass of an atom of naturally occurring oxygen as a unit। तो ये consider किया गया relevant due to 2 reasons कि जो oxygen है वो react करती है large number of elements से और form करती है compounds को, और ये जो atomic mass होती है unit gave masses of most of the elements as a whole number। तो in 1961 for a universally accepted atomic mass unit एक कार्बन 12 आइसोटोप था जिसको स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए रखा गया ताकि वो एटॉमिक मास को मेजर कर सके। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, एक मास यूनिट जो एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 के इक्वल होगा। सो रिलेटिव एटॉमिक मास सभी एलिमेंट्स के लिए फाउंड किए गए विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। जैसे कि इमेजिन कीजिए एक फ्रूट सेलर है जो सेल कर रहा है फ्रूट्स को विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम, लेकिन वो वाटरमेलन लेता है और कहता है कि इसका जो मास है वो इक्वल है 12 यूनिट्स की। सो ही मेक्स 12 इक्वल पीसेस ऑफ दिस वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 piece ऑफ द वाटरमेलन। सो नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। तो वो एक एक करके उसको सेल करेगा। ठीक है, सिमिलरली जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम से हम उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, अब हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। एटम्स मोस्ट एलिमेंट्स की नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन एटम्स मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, आयंस में फॉर्म होते हैं, तब जाके वो क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं।
अब है व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ एटम्स पढ़िए और एटम्स को समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे और बाकी के चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।